सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं जो कि 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। ये जो क्वेश्चन आंसर्स आज हम करने जा रहे हैं वो है सेक्शन बी से। तो सेक्शन बी से आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं, रिपीटेड मोड में आपसे पूछे जाते हैं। तो कंसेप्ट समझेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे कौन कौन से पूछे गए हैं। तो इससे पहले हमने सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर 50+ वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पे कवर अप कर रखी है, जिसमें हमने 15 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स जो आपको एग्जाम में आते हैं ओवरऑल सेक्शन बी और सी से, एंड जो 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन होते हैं सेक्शन ए से, वो सारे कवर अप किए हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उन क्वेश्चन आंसर्स को देख सकते हो। एंड अभी भी हम क्या है डेली बेसिस पे जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को कर भी रहे हैं, जैसे कि हमने अभी सेक्शन ए के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स 5 मार्क्स वाले किए थे, एंड अब हम सेक्शन बी के कर रहे हैं और ऐसे ही सेक्शन सी के भी आएंगे। बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्स और भी क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं सेक्शन बी के। तो आपको क्या करना है, वीडियो पसंद आती है और देखते हो तो लाइक करो, इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल पे नए हो या सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी आपको कर लेना है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी अपडेट या वीडियो बनती है सबसे पहले उसको वहाँ पे सेंड कर दिया जाता है। और आपके जो बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के और भी सब्जेक्ट्स इस चैनल पे कवर अप हो रखे हैं तो आप उनको भी देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, व्हाट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस, एक्सप्लेन वेरियस टूल्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। तो ये क्वेश्चन आपने अगर देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स में तो ये बहुत बार आया। फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस, ये दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही जाता है। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन क्या है रेडी कर लेने हैं अपने 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहले समझेंगे फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और उसके बाद देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। देखो, फंडामेंटल एनालिसिस ना एक टेक्निक है जो किसी कंपनी के शेयर्स की रियल वैल्यू या फिर यूँ कहें उसकी इंसेंट्रिक वैल्यू को समझने के लिए क्या है यूज़ की जाती है। इसका मेन फोकस होता है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ हो, कंपनी की परफॉर्मेंस और उसकी फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को हमें प्रॉपर तरीके से इवेल्युएट करना है, तो इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है। आई रिपीट, कोई कंपनी है उसके शेयर्स की अगर आपको रियल वैल्यू को फाइंड आउट करना है, उसकी शेयर्स की इंसेंट्रिक वैल्यू को अगर आपको समझना है तो आप एक टेक्निक के थ्रू उसको समझ सकते हो। वो टेक्निक है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस जो टेक्निक है इसे हम यूज़ करते हैं रियल वैल्यू को जानने के लिए, एंड इसमें हमारा फोकस यही होता है कि हमें कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को देखना है, उसकी परफॉर्मेंस को देखना है और उसका जो फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल क्या है उसको हमें प्रॉपर तरीके से इवेल्युएट करना है। ये क्वेश्चन ना हमने ऑलरेडी किया भी हुआ है डिटेल में, तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हो जो कि फंडामेंटल एनालिसिस के टॉपिक के ऊपर ही है, तो वहाँ भी आप जाके देख सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आपको उसको पूरा देख लेना, जितने क्वेश्चन हैं उनको आप पहले कवर अप करो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इस एनालिसिस के ज़रिए हम क्या करते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। अगर स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो इन्वेस्ट करना एक अच्छा डिसीजन क्या है माना जाता है। ये कैसे पता लगेगा कि भाई हमें इस स्टॉक पे इन्वेस्ट करना चाहिए, शेयर पे इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो आपको अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड का कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर तो मान लो अंडर वैल्यूड चल रहा है तो वहाँ पे फिर इन्वेस्टर्स क्या है इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, उनकी हेल्प करता है जानने में एक शेयर्स की रियल वैल्यू क्या है, क्या चल रही है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस इज़ अ मेथड, ये एक ऐसा मेथड है जिसे यूज़ किया जाता है इन्वेस्टर्स के द्वारा सो दैट वो क्या है रियल वैल्यू या फिर इंसेंट्रिक वैल्यू कंपनी के स्टॉक की जान सके, उसकी शेयर्स की जान सके। इसके अंदर आप स्टडी करते हो ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी की, परफॉर्मेंस एंड उसकी फ्यूचर पोटेंशियल ग्रोथ को देखते हो, एंड फिर डिसाइड करते हो कि वेदर उनका जो शेयर है वो ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है मार्केट में। तो इन सिंपल टर्म अगर हम बात करें तो फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब एनालाइज करना, जानना कि इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है एंड वैल्यू ऑफ कंपनी की वैल्यू क्या है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आप क्या है इस टेक्निक के थ्रू, इस मेथड के थ्रू क्या है जान सकते हो। इट इज़ मोस्टली यूज बाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो वहाँ पे इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो टूल्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले इकोनॉमिक एनालिसिस हो गया। अब इकोनॉमिक एनालिसिस में क्या आता है, ये एनालिसिस पूरे मतलब ओवरऑल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का किया जाता है। इसमें हम इसकी स्टडी करते हैं, जैसे हम जीडीपी देखते हैं,
ठीक है, इन्फ्लेशन रेट्स पे स्टडी करते हैं, इंटरेस्ट रेट देखते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ देखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखते हैं। अगर आपको क्या है मान लो स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है तो कंपनीज़ की परफॉर्मेंस भी क्या है अच्छी वहाँ पे रहती है, उनके अच्छे परफॉर्मेंस होने के चांसेस वहाँ पे रहते हैं। फिर आप इसी के अंडर इंडस्ट्री एनालिसिस भी करते हो। इंडस्ट्री एनालिसिस में इसमें आप स्पेसिफिक इंडस्ट्री जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, IT इंडस्ट्री हो गया, इनका एनालिसिस करते हो। ठीक है, मतलब जिसमें वो कंपनी है उस इंडस्ट्री का आप एनालिसिस करते हो जिसमें कंपनी काम कर रही है। इसमें क्या क्या हमारी स्टडी का एरिया रहता है, लाइक इंडस्ट्री के ग्रोथ ट्रेंड क्या चल रहे हैं, लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है उस इंडस्ट्री के अगेंस्ट, डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन क्या चल रही है, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस क्या है रिलेटेड टू दैट इंडस्ट्री, देन टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो मान लो एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है जो ठीक है, मान लो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि ग्रोइंग है, तो वो यूजुअली क्रिएट कर सकते हैं गुड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, कंपनीज़ के लिए, ताकि वो क्या है अच्छे से अर्न कर सके। तो इन्वेस्टर ये सब चीज़ों को देखता है। फिर थर्ड आता है कंपनी एनालिसिस। अब वो कंपनी का भी एनालिसिस करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल होता है। यहाँ पे इन्वेस्टर स्टडी करता है इंडिविजुअल कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में जहाँ वो इन्वेस्ट करने जा रहा है, एंड उनके फाइनेंशियल पोजीशंस को भी वो ध्यान में रखते हुए चलता है। इसमें वो कौन कौन से फैक्टर्स को स्टडी करता है, लाइक पहले तो वो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ेगा, देखेगा, ढंग से इवैल्यूएट करेगा, उसकी बैलेंस शीट देखेगा फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, उसका प्रॉफिट एंड लॉस देखेगा कि कितना प्रॉफिट कमा रही है कंपनी, क्या ट्रेंड है, क्या पैटर्न है, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेगा कि लिक्विडिटी क्या चल रही है। फिर आता है फाइनेंशियल रेशियोज, तो वो फाइनेंशियल रेशियोज के थ्रू भी क्या है कंपनी को अच्छे से इवैल्यूएट कर सकता है। वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज चेक करेगा जिसमें नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट देखेगा। लिक्विडिटी रेशियोज में करंट रेशो आ जाएंगे, लिक्विड रेशो आ जाएंगी, ठीक है। फिर सॉल्वेंसी रेशो जिसमें डेट इक्विटी रेशो देख लेगा। एफिशिएंसी रेशोज, अगर उसको एफिशिएंसी चेक करनी है तो वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो देखेगा। एंड वो मैनेजमेंट की क्वालिटी भी क्या है यहाँ पे स्टडी करता है। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एंड प्लान क्या है इनके, डिविडेंड पॉलिसी क्या है इस कंपनी की। तो ये हेल्प करता है जानने में कि जो कंपनी है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और वहाँ पे वर्थ है इन्वेस्ट करना कि नहीं। तो अगर एक पर्सन है, एक इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्ट करने जा रहा है किसी कंपनी में, तो वो क्या करता है फंडामेंटल एनालिसिस करता है, जिससे वो क्या है उसकी हेल्प हो जाती है कि वो अच्छा खासा क्या है मतलब डिसीजन ले सके। अब क्या है वो कैसे कर सकता है फंडामेंटल एनालिसिस, तो वो इकोनॉमिक एनालिसिस कर सकता है सबसे पहले, ठीक है, जिसमें वो GDP को पढ़ेगा, इस पे स्टडी करेगा, इन्फ्लेशन रेट देखेगा, इंटरेस्ट रेट देखेगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल देखेगा। फिर वो इंडस्ट्री एनालिसिस भी करेगा, मतलब जो वो कंपनी है वो जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है उस इंडस्ट्री का एनालिसिस करेगा। उसके बाद वो पर्टिकुलरली डिटेल में फिर कंपनी का एनालिसिस भी करेगा, एंड जो भी उसको डाटा मिलेगा उस बेसिस पे वो डिसीजन लेगा कि वेदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो फंडामेंटल एनालिसिस हेल्प कर रहा है इन्वेस्टर की कि वो स्मार्ट डिसीजन ले, वो आइडेंटिफाई करे कि जो स्टॉक है, ठीक है, जो स्टॉक का प्राइस है वो फेयरली मार्केट में है या नहीं है। अगर मार्केट इफ़ द मार्केट प्राइस इज़ लोअर, अगर मार्केट में जो प्राइस है वो लोअर है रियल वैल्यू से, तो ये गुड अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वो इन्वेस्ट कर लेगा वहाँ पे, क्योंकि उसको लग रहा है कि यार कंपनी में बात तो है, ठीक है, तो उसको प्रॉफिट तो होने वाला है। ओके, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, What do you understand by investment strategy? What factors should be considered while adopting an investment strategy? अब आपने देखा होगा कि जब हमने ये क्वेश्चन आंसर्स इस सब्जेक्ट्स के किए थे पिछले साल, तो ये वाला क्वेश्चन किया था हमने 15 मार्क्स में, और ये आपको 2024 में एंड मतलब कि ये मोस्टली आपको रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी 15 मार्क्स में किया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो अगर आपको इन डिटेल पढ़ना है पूरा। तो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आपसे पूछा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होती है, फिर आपसे फैक्टर्स पूछे हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं जब भी हम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कोई पर्टिकुलर को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होता है। सबसे पहले एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इज अ प्लान और अप्रोच दैट एन इन्वेस्टर फॉलो टू इन्वेस्ट मनी इन डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स लाइक स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट एक्सेट्रा इन ऑर्डर टू अचीव फाइनेंशियल गोल। क्या बोल रहे हैं यहाँ कि जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है ना, ये एक ऐसा प्लान होता है जो इन्वेस्टर बनाता है ताकि वो अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर सके, जैसे कि शेयर्स में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है। इसका मेन गोल क्या होता है, तो सबसे पहले वो ये देखना चाहता है कि भाई कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है और कितने टाइम तक इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे वो इन चीज़ों का आंसर ढूंढता है, ठीक है। तो इसका मेन गोल यही होता है कि अपने फाइनेंशियल गोल को हमें अचीव करना है, एक इन्वेस्टर को, ठीक है, अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करना है, इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बना रहा है। वो अपने रिस्क को भी मैनेज करना चाहता है कि ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे ही पैसा इन्वेस्ट कर दिया, पता लगे बहुत रिस्की था वहाँ पे, तो वो इसीलिए इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी बना रहा है पहले से, सो दैट वो रिस्क है जो जहाँ तक वो उसको अवॉइड कर सकता है वो करे। एंड नेक्स्ट है वो अच्छे रिटर्न्स कमा सके, इसीलिए क्या है वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाता है। तो अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है, बेसिकली एक तरह का रोड मैप है
ठीक है। रोड मैप है जो क्या है बताता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है और कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है। ठीक है। अब आपसे पूछा था टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी देख लें, तो देखो ग्रोथ स्ट्रेटजी होती है, इनकम स्ट्रेटजी होती है, कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी होती है, एग्रेसिव स्ट्रेटजी होती है और बैलेंस्ड स्ट्रेटजी आपकी होती है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी क्या क्या हैं और किस किस पे ये फोकस करती हैं। तो जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी है ना, अगर एक कोई इन्वेस्टर है उसने ग्रोथ स्ट्रैटेजी बनाई है तो दैट मीन्स वो हाई रिटर्न उसको चाहिए एंड वो रिस्क भी क्या है ज़्यादा लेता है। ठीक है। तो ग्रोथ स्ट्रैटेजी मतलब फोकस करता है कि वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करे जहाँ पे क्या है जो कंपनी क्विकली ग्रो कर रही है। ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है यार, रिस्क भी है ना, और पर रिटर्न भी क्या होगा उसका ज़्यादा होगा। फिर आता है नेक्स्ट इनकम स्ट्रैटेजी। ये फोकस करता है कि अर्निंग हो जाए रेगुलर जहाँ भी मैं इन्वेस्ट करूँ, जैसे कि डिविडेंड के थ्रू मुझे टाइम टू टाइम पैसा मिलता रहे या इंटरेस्ट मिलता रहे। तो डेली बेसिस की इनकम मतलब वो इन्वेस्टर चाह रहा है, रेगुलर इनकम उसको चाहिए। ठीक है। फिर आता है कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी। इसमें क्या है सेफ और लो रिस्क लिया जाता है। तो कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी मतलब इन्वेस्ट करो लो रिस्क एसेट्स में सो दैट प्रोटेक्ट भी रहे मनी और थोड़ा बहुत क्या आपको रिटर्न पे मिलता रहे। फिर है एग्रेसिव स्ट्रेटजी। इसमें आप इन्वेस्ट करते हो हाई रिस्क एसेट्स में सो दैट आप हाई रिटर्न क्या है कमा सको। एंड फिर आता है आपका बैलेंस्ड स्ट्रेटजी। ये मिक्स होती है दोनों की, कुछ लो रिस्क भी होंगी आपकी इन्वेस्टमेंट और कुछ हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट भी होंगी। ठीक है। अब हम देखते हैं फैक्टर्स जो कि कंसीडर करने होते हैं एक इन्वेस्टर को जब भी वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को पर्टिकुलर किसी भी कोई पर्टिकुलर अगर वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को अडेप्ट कर रहा है, बना रहा है। ठीक है। बनाते वक्त वो कुछ चीज़ें दिमाग में रखेगा बेसिकली। ठीक है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट गोल। देखो जो उसका गोल है मतलब वो इन्वेस्ट कर रहा है किस पर्पज़ के लिए कर रहा है, वो क्या अचीव करना चाहता है, जिस मतलब जो वो अचीव करना चाहता है ना उसी बेसिस पे वो क्या करेगा अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को बनाएगा। आपको ये देखना है कि आप किस गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। आपको रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना है, कोई घर लेना है उसके लिए इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल है आपका, गोल क्लियर होना चाहिए। ठीक है। क्लियर गोल होना चाहिए तभी स्ट्रैटेजी क्या है आपकी सही बनेगी, वरना आप स्ट्रैटेजी बना लोगे आपको यही नहीं पता एट द एंड आपको अचीव करना क्या था। ठीक है। तो सबसे पहले मेक श्योर करना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्वेस्टमेंट गोल क्लियर हो। सेकेंड है रिस्क टॉलरेंस। देखो जितना रिस्क आप टॉलरेट कर सकते हो उतना ही आप रिस्क लो, उतने ही रिस्क एसेट्स में मतलब उतना ही रिस्क एसेट्स में इन्वेस्ट करो। जैसे आप कितना रिस्क ले सकते हो ये देखना होता है। अगर हाई रिस्क लेने वाले लोग होते हैं ना वो शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर मान लो जिनको सेफ अगर चाहिए तो वो क्या एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो जितना रिस्क होता है क्योंकि रिस्क अफेक्ट कर सकता है तो इसीलिए आपको उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट को सेलेक्ट करना है। फिर आता है टाइम हॉरिजन। देखो टाइम हॉरिजन में क्या होता है कि आपको कितने लंबे समय तक अपनी मनी को इन्वेस्ट करना है। ठीक है। हो सकता है आपको क्या है अभी कुछ टाइम बाद ही पैसा चाहिए हो तो आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, तो उस अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी आप बनाते हो, ये चीज़ ध्यान में रखते हुए। हो सकता है आपको मीडियम टर्म तक क्या है पैसे की ज़रूरत नहीं है तो आप मीडियम टर्म की स्ट्रैटेजी बना सकते हो सकता है आपको लंबे समय तक उस पैसे की भी ज़रूरत नहीं है तो आप क्या है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाओगे। ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे तो जो ये कह लो रिस्क है आप अच्छा खासा ले सकते हो। ठीक है। पर आपको प्रॉफिट भी अच्छे खासे होंगे लॉन्ग टर्म तक। फिर है फाइनेंशियल पोजीशन। आपकी इनकम क्या है, सेविंग क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, कितने हैं। ठीक है। ये भी आपको देखना होता है। एमरजेंसी फंड आपने कितना बना के रखा है ये भी देखा जाता है। ठीक है। तो हाउ मच मनी डज द पर्सन करंटली है, उसके पास कितना पैसा है, उसकी इनकम कितनी है, उसकी सेविंग कितनी है। क्योंकि अगर इनकम ज़्यादा है तो अच्छा खासा वो क्या है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाएगा वहाँ पे, है ना। तो इन्वेस्टमेंट शुड बी बेस्ड ऑन वो मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बना रहे हो वो इस अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि आप अफोर्ड कर सको, आपकी वो डेली नीड्स को अफेक्ट ना करे। पता लगे आपने इन्वेस्ट कर दिया लंबे समय में और आप डेली बेसिस का आपके पास खर्चा नहीं है, तो ये चीज़ भी आपको देखनी होती है। फिफ्थ है मार्केट की कंडीशन। शेयर मार्केट, इंटरेस्ट रेट और इकोनॉमी की क्या कंडीशन है उसको भी देखते हुए आपको इन्वेस्टमेंट को क्या है चूज़ करना होता है। मार्केट ट्रेंड के हिसाब से आपको क्या है इन्वेस्ट करना है, उन ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना है जो क्या है मार्केट कंडीशन को फेवर कर रहे हैं। ठीक है। फिर है डाइवर्सिफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक ही जगह पे सारी मनी इन्वेस्ट ना करो, आप क्या है डाइवर्सिफिकेशन का प्रिंसिपल फॉलो करो। दैट मीन्स अलग अलग एसेट्स के क्लास में क्या है आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लाइक आपने शेयर में भी इन्वेस्ट किया, आपने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर दिया, आपने फिक्स्ड डिपॉजिट में भी क्या है इन्वेस्ट कर दिया, आपने गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर दिया। तो ये एक सेफ प्लान है क्योंकि आपने डाइवर्सिफिकेशन किया है। ठीक है। कुछ रिस्की एसेट्स भी रखे हैं तो कुछ सेफ एसेट्स भी रखे हुए हैं। डाइवर्सिफिकेशन से बेसिकली रिस्क क्या होता है कम होता है। फिर आता है टैक्स कंसिडरेशन। कौन सी इन्वेस्टमेंट आपको टैक्स बेनिफिट दे सकती है आप ये भी देखते हो। ठीक है। तो ऐसे ऑप्शंस आप चूज़ करोगे जहाँ पे क्या है टैक्स आपके मतलब कि जो टैक्स बेनिफिट आपको जहाँ पे मिल रहा है।
तो कंक्लूजन देखें तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये क्या आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करती है। तो उसको प्रॉपरली आपको प्लान करना है सेफ तरीके से, ठीक है। जितना आपका रिस्क लेवल टॉलरेंस है वो उस बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अडॉप्ट करो। टाइम, कितने टाइम के लिए आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है उसको भी देखो, मार्केट की कंडीशन क्या चल रही है उसको भी देखो, सो दैट इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या है एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया जा सकता है अच्छा खासा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रिस्क एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो आपको बताना है रिस्क का कंसेप्ट और उसकी क्लासिफिकेशंस बतानी है, एंड कौन कौन से टेक्निक्स है जिसके थ्रू आप मेजर कर सकते हो रिस्क को, आपको ये भी बताना है। एज इट इज़ 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या होता है रिस्क, पहले इसको समझते हैं हम। देखो, रिस्क का मतलब होता है अनसर्टिनिटी या नुकसान होने के चांसेस किसी भी इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। रिस्क इन फाइनेंस मीन्स अनसर्टिनिटी है ना, या पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पे कितने चांसेस हैं कि लॉस हो जाए आपके, या फिर कितनी अनसर्टिनिटी है, इसी को क्या बोल रहे हैं हम, रिस्क बोल रहे हैं। वेन एवर यू इन्वेस्ट यूर मनी, जब भी आप अपनी मनी को इन्वेस्ट करते हो तो ये यहाँ पे चांस होता है कि हो सकता है आपने जितना एक्सपेक्ट किया होगा कि यार इतना तो रिटर्न मुझे मिलना ही चाहिए अगर मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मान लो उससे कम रिटर्न मिला आपको तब, या फिर आपको कोई भी पैसा नहीं मिला, वो सारी मनी क्या है डूब गई। तो ये दोनों केसेस में क्या है कहीं ना कहीं रिस्क, ये दोनों को ही क्या बोल रहे हैं, रिस्क बोल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ऐसा नहीं है ना कि आपने सोचा आपको 20% रिटर्न मिलेगा पैसा लगा के और आपको 10% मिल रहा है, तो यहाँ पे भी क्या है चांस ऑफ लूज मनी है, क्योंकि आपने जिस एक्सपेक्टेशन से इन्वेस्ट किया था उतना नहीं मिला आपको, या फिर आपको लॉस हो गया, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोले तो रिस्क का मतलब है जितना रिटर्न एक्सपेक्ट किया था उससे कम मिल रहा है, या फिर नेगेटिव रिटर्न मिल रहे हैं, ठीक है, मिल ही नहीं रहे हैं, तो वो क्या है आपका, उसका मतलब होता है रिस्क। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, आपने मान लो 10,000 इन्वेस्ट करे और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 10% रिटर्न मिलेगा, मतलब 1,000 पे तो मिलना ही चाहिए, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ आपको 500 मिले, ठीक है, 500 मिले। या फिर मान लो कि आपका 2,000 का नुकसान ही हो गया, जो आपने इन्वेस्ट किया था उसमें आपका 2,000 का नुकसान ही हो गया। तो ये जो डिफरेंस है, ठीक है, या फिर जो ये 500 है आपके, ये सारे क्या हैं, कहीं ना कहीं रिस्क है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क। क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क मतलब यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ रिस्क पूछ रहे, कितने टाइप के रिस्क होते हैं। तो सिस्टमैटिक रिस्क होता है और अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है। इनके ऊपर डिटेल में वीडियो इस चैनल पे आपको मिल जाएगी कि सिस्टमैटिक रिस्क क्या है और अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या है, क्योंकि ये 5 मार्क्स में भी आए हैं। तो जो हमने 5 मार्क्स वाली वीडियो की है वहाँ पे भी आपको ये दिखेंगे, एंड 15 मार्क्स में भी हमने इसको किया हुआ है, तो आपको वो अच्छे से देख के जाना है। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे टाइप्स पूछे हैं हमसे तो हम वो पढ़ रहे हैं। सिस्टमैटिक रिस्क जिसे हम मार्केट रिस्क भी बोलते हैं, ये ओवरऑल मार्केट से रिलेटेड होता है। इस रिस्क को हम अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि इसने सबको इफेक्ट किया है। चाहे आप डाइवर्सिफिकेशन कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, आप इसको क्या है अवॉइड नहीं कर सकते हो। ये ओवरऑल मतलब इम्पैक्ट डालता है। जैसे इंटरेस्ट रेट में चेंज आ गया, इन्फ्लेशन आ गई, रिसेशन आ गया, ठीक है, तो ये आप क्या है, आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है इनमें। अब जैसे मान लो ये पूरे मार्केट को इफेक्ट करता है, सभी इन्वेस्टर्स इस रिस्क को मतलब किया झेलते हैं, तो सबके लिए क्या है, अफेक्ट करता है सबको। फिर आता है आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क, जो कि कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होता है। मान लो आपने एक कंपनी में क्या है पैसा इन्वेस्ट किया, अब वहाँ कंपनी से रिलेटेड कोई रिस्क है, तो क्या है अगर उसकी वजह से आपकी जो मनी लूज हुई तो इसे कहते हैं हम अनसिस्टमैटिक रिस्क। इसको आप क्या है अवॉइड भी कर सकते हो डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू। ये एक पर्टिकुलर कंपनी या इंडस्ट्री के अंदर होता है। इस रिस्क को आप डाइवर्सिफिकेशन से रिड्यूस कर सकते हो। जैसे कंपनी की मैनेजमेंट वीक है, या वहाँ पे प्रोडक्ट का फेलियर हो गया है ना, तो ये कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से क्या ये रिस्क हो सकता है। ये रिस्क सिर्फ कुछ सेलेक्टेड कंपनीज को ही इफेक्ट करता है। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। तो यहाँ पे हमने क्या अच्छा, अब जो ये वाले रिस्क हैं, अदर टाइप ऑफ रिस्क भी होते हैं। तो सिस्टमैटिक रिस्क बोल दिया, अनसिस्टमैटिक रिस्क देख लिया। कुछ अदर टाइप के भी रिस्क होते हैं, जैसे क्रेडिट रिस्क हो गया। अब ये क्रेडिट रिस्क क्या होता है, मान लो कंपनी ने क्या है पैसा दिया था, अब उसे वो पैसा नहीं मिल रहा, ठीक है, जब बोरोवर लोन वापस ही ना करे, मतलब वो वापस ही नहीं कर रहा है पैसा, तो रिस्क हो गया, आपका पैसा डूब गया, ठीक है। तो ये क्रेडिट रिस्क भी होता है, जब तक वो आपके पैसे वापस ना कर दे तो ये रिस्क बना रहता है। फिर है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है, जब इन्वेस्टमेंट जल्दी, जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको हम चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी बिके, बट वो जल्दी जल्दी नहीं बिक रही है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी रिस्क है। फिर आता है आपका नेक्स्ट ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, इंटरनल प्रॉब्लम्स जैसे सिस्टम में फेलियर आना, ठीक है, इनकी वजह से जो होता है ऑपरेशन में रिस्क आ जाता है, ऑपरेशनल रिस्क आ जाता है। ये करेंसी रिस्क भी होता है। इसमें क्या होता है, लाइक फॉरेन करेंसी के रेट चेंज हो गए, ठीक है। और एक होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क, जब इंटरेस्ट रेट चेंज होने से क्या है रिटर्न में आपके इफेक्ट हो रहा है।
फिर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा था फिर टेक्निक्स भी बताओ कि कैसे आप इनको मेजर कर सकते हो। तो सबसे पहले टेक्निक है हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या है, इसके थ्रू कैसे आप मेजर कर सकते हो, रिटर्न कितना फ्लक्चुएट कर रहा है वो पता लगा सकते हो आप। आपको ये स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि आपका रिटर्न कितने से फ्लक्चुएट हो रहा है। अगर रिटर्न कभी हाई है कभी लो हो रहा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन हाई होगा, मतलब ज़्यादा रिस्क। ठीक है, तो यहाँ यही लिखा है, ये बताता है कि वॉलेटिलिटी कितनी है, रिस्क में कितनी फ्लक्चुएशन है। हाई स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब ज़्यादा रिस्क, रिटर्न आर मोर अनप्रिडिक्टेबल। तो आप यहाँ पे रिटर्न को क्या प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो, एग्जाम्पल देख सकते हो आप यहाँ पे। फिर आपका नेक्स्ट है बीटा। ये शो करता है, ये बताता है कि एक स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में कितना वॉलेटाइल है। ठीक है, ये क्या बताता है कि एक स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में कितना ये वॉलेटाइल है। तो ये सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक बताता है। तो अगर बीटा आपका 1 है दैट मीन स्टॉक मूव कर रहा है उसी सेम तरीके से जिसमें जैसे मार्केट हो रही है। बीटा अगर ज़्यादा है 1 से तो स्टॉक इज़ मोर वॉलेटाइल है देन मार्केट, एंड बीटा लेस देन 1 है तो स्टॉक क्या है, लेस वॉलेटाइल है मार्केट से। फिर आता है आपका वैल्यू एट रिस्क। तो ये क्या बताता है आपको, तो ये एस्टिमेट करता है, ये एस्टिमेट करता है कि कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है एक टाइम पीरियड में। ठीक है, जैसे 95% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि 5,000 से ज़्यादा लॉस नहीं होगा अगले महीने। तो ये आपने क्या बताया कि एस्टिमेट करता है कि कितना मैक्सिमम लॉस आपको हो सकता है, इतना मैक्सिमम का बताता है ये। ठीक है, फिर आता है आपका शार्पे रेशो। तो शार्पे रेशो क्या है, ये रिस्क के हिसाब से रिटर्न कितना अच्छा है ये बताता है कि अगर आपने इतना रिस्क लिया था तो अब जो आपको रिटर्न मिला है वो सही है या गलत है। क्योंकि हो सकता है ना आपने रिस्क ज़्यादा लिया हो तो आपको रिटर्न भी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, बट आपको रिटर्न ज़्यादा नहीं मिल रहा। तो ये बताता है आपको जो शार्प रेशो है ये क्या है, जितना ज़्यादा होगा इन्वेस्टमेंट उतना ही क्या है हमारा बेटर है बताता है। फिर आता है सिनेरियो एनालिसिस। तो ये क्या होता है, अलग अलग सिचुएशन में जैसे कि बेस्ट केस हो गया, एवरेज केस हो गया। ठीक है, तो इन केसेस में क्या है, इन्वेस्टमेंट का क्या रिजल्ट आएगा आप वो देखते हो। ठीक है, उसका एनालिसिस करते हो अलग अलग सिचुएशन में। तो कंक्लूजन देख ले तो रिस्क भाई अनअवॉइडेबल पार्ट है इन्वेस्टिंग का, बट अंडरस्टैंड करके अलग अलग टाइप के रिस्क और अलग अलग टूल्स को यूज़ करके उनको मेजर कर सकते हो आप। इन्वेस्टर उसके बेसिस पे एक स्मार्ट डिसीजन ले सकता है। अब सिस्टमैटिक रिस्क तो वो अवॉइड नहीं कर सकता, बट अनसिस्टमैटिक रिस्क को तो क्या है वो रिड्यूस कर सकता है डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू एंड प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहीं पे आ गया है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस क्या है वो बतानी है और आपको यूजफुलनेस ऑफ डॉ थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन बतानी है। तो टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं पहले क्या होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा मेथड है जिसमें हम पास्ट प्राइस डाटा, जो भी पास्ट प्राइस का डाटा है या चार्ट्स है या मार्केट का ट्रेंड है, उसको स्टडी करके ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, इसमें हम कंपनी के फाइनेंशियल जैसे प्रॉफिट लॉस को नहीं देखते बल्कि मार्केट के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। तो पास्ट डाटा के बेसिस पे फ्यूचर में क्या है प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई क्या स्टॉक का जो प्राइस है वो ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है। ठीक है, तो पास्ट मार्केट डाटा के हेल्प से देख लिया, चार्ट, ट्रेंड, ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या था। ठीक है, इट डज नॉट फोकस ऑन कंपनीज बैलेंस शीट। यहाँ पे हम कंपनी की बैलेंस शीट में फोकस नहीं कर रहे हैं, प्रॉफिट में नहीं फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये तो हम क्या है फंडामेंटल एनालिसिस में कर रहे थे। इंस्टेड यहाँ पे हम बल्कि व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट, कि मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, वहाँ के बिहेवियर को, इन्वेस्टर के बिहेवियर को, मार्केट के पैटर्न को, प्राइस के पैटर्न को जानने की कोशिश करते हैं। तो इन सिंपल वर्ड हम ये बोल सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस का मतलब चार्ट और प्राइस मूवमेंट को देखकर, ठीक है, समझना कि स्टॉक कब खरीदना चाहिए और कब बेचना चाहिए, ये हम क्या है इसमें करते हैं। अब अजम्पशंस ली जाती हैं। तो क्या अजम्पशंस है, सबसे पहला है मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। मार्केट सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, जो भी न्यूज़ रिपोर्ट या अपडेट होती है वो सब स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, पहला ये अजम्पशन है। दूसरा है प्राइस मूव इन ट्रेंड। प्राइस अक्सर एक डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, और वो डायरेक्शन कुछ टाइम तक क्या है कॉन्टिन्यूस रहती है, ये यहाँ पे माना जाता है। नेक्स्ट है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। जो पैटर्न पहले बना है वो फ्यूचर में भी बन सकता है, रिपीट हो सकता है, ये अज्यूम किया जाता है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे पूछा गया था कि व्हाट इज डॉट थ्योरी, तो आपको ये थ्योरी भी पूछी गई है। तो देखो, तो ये एक पावरफुल थ्योरी है। ठीक है, ये जो थ्योरी है टेक्निकल एनालिसिस का फाउंडेशन मानी जाती है। ये जो थ्योरी है इसके थ्रू हम मार्केट ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में क्या है हेल्प मिलती है। ओके, अब 6 मेन प्रिंसिपल है इसके। सबसे पहला है द मार्केट हैज़ 3 ट्रेंड। मार्केट में 3 ट्रेंड आ सकते हैं, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड और माइनर ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है, ठीक है,
सेकेंडरी ट्रेंड जो शॉर्ट टर्म होता है, एंड माइनर ट्रेंड जो डेली प्राइस मूवमेंट के बेसिस पे होता है। फिर नेक्स्ट है आपका 3 फेजेस ऑफ ट्रेंड होते हैं। बुल मार्केट, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज आता है, जहाँ पे स्मार्ट लोग क्वाइटली स्टॉक खरीदते हैं, ठीक है। फिर आता है पब्लिक पार्टिसिपेशन, इसमें पब्लिक भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देती है। एंड थर्ड आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, स्मार्ट लोग अपना स्टॉक यहाँ पे बेचना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बेयर मार्केट की बात करें तो जहाँ पे क्या है, मतलब कि जो एक तो बुल मार्केट होती है, ठीक है, एक क्या होती है आपकी बेयर मार्केट होती है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका कि बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है द मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो भी न्यूज़ या इवेंट होता है वो प्राइस में ऑलरेडी शो होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका मार्केट सब कुछ डिस्काउंट करता है, देख लिया हमने। एवरेज मस्ट कन्फर्म ईच अदर, एवरेजेस मस्ट कन्फर्म ईच अदर। अगर एक इंडेक्स जैसे इंडस्ट्रियल इंडेक्स हो गया ऊपर जा रहा है तो दूसरा जैसे ट्रांसपोर्ट इंडेक्स है वो भी क्या है, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये बोला है वॉल्यूम कन्फर्म द ट्रेंड। अगर प्राइस इंक्रीज के साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, अगर वॉल्यूम लो है तो ट्रेंड क्या है, वीक है। फिर नेक्स्ट है आपका ट्रेंड कॉन्टिन्यूज अंटिल रिवर्सल हैपन्स। इसमें क्या है, जब तक क्लियर सिग्नल ना मिले तब तक अज्यूम करते हैं कि ट्रेंड क्या है, कॉन्टिन्यूस रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, इसकी यूजफुलनेस आपसे पूछी थी। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म ट्रेंड को हम इससे समझ सकते हैं। इन्वेस्टर को पता चलता है कि जो मार्केट है वो बुल फेज में है या बेयर फेज में है, अब यहाँ से पता लगता है हमें। नेक्स्ट है बेटर टाइमिंग फॉर एंट्री एंड एग्जिट, कब खरीदना है कब बेचना है ये डिसाइड करना क्या है, हेल्प हो जाती है इस थ्योरी की वजह से। नेक्स्ट है अवॉइड पैनिक डिसीजन, इमोशनल डिसीजन से आप यहाँ पे बच सकते हो। ट्रेंड को फॉलो करो, ठीक है, ट्रेंड फॉलो करके हम ये कह सकते हैं कि इनसे बच सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प करता है ये, जब मार्केट में रिवर्सल दिखता है तब एग्जिट करके लॉस से आप बच सकते हो। इजी और लॉजिकल सिस्टम है, ठीक है, सिंपल है, लॉजिकल है, तो ये यूजफुलनेस है इस थ्योरी की। कंक्लूजन अगर हम देखें तो बोल रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल टूल है जो इन्वेस्टर को बताता है कि मार्केट के मूवमेंट को समझने में उसकी हेल्प करता है। और ये था आपका क्वेश्चन। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, व्हाट फैक्टर्स शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर स्ट्रेटजी। तो ये क्वेश्चन अभी हम करके आए हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे वही सब लिखा है जो ऊपर अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा। फिर आपको देखो दोबारा से फंडामेंटल एनालिसिस और उसके टूल्स पूछ लिए गए हैं, ठीक है। तो टूल्स में आपको फंडामेंटल एनालिसिस के अगर टूल्स पूछ रहे हैं ना तो टूल्स देख लेते हैं। इसमें टूल्स क्या क्या होते हैं, किस किस चीज़ों को देखते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखोगे, है ना। तो ये कोर डॉक्यूमेंट होता है जो शो करता है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। 3 मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है, ठीक है, जिसमें हम फोकस करते हैं इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है। ये कंपनी का रेवेन्यू कितना है, एक्सपेंस कितना है, प्रॉफिट कितना है एक पीरियड ऑफ टाइम पे, वो बताता है, जिससे हम प्रॉफिटेबिलिटी जान सकते हैं कंपनी की। फिर आती है बैलेंस शीट जो आपको एक ओवरव्यू देती है कि कितनी कंपनी की लायबिलिटी है, एसेट्स है, शेयर होल्डर हैं, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। ये हेल्प करता है इन्वेस्टर की कि आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देख सकते हो कंपनी की। फिर आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये शो करता है कि कैश मूव कितना इन कर रहा है कंपनी में और कितना आउट कर रहा है। इससे हेल्प हो जाती है इन्वेस्टर की कि कंपनी क्या इनफ कैश जनरेट करती है अपने एक्सपेंसेस को कवर अप करने के लिए। फिर आप अर्निंग पर शेयर भी देख सकते हो, इससे आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देख सकते हो। फिर आप प्राइस टू अर्निंग रेशो भी देख सकते हो, ये मोस्ट पॉपुलर टूल है फंडामेंटल एनालिसिस का, जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो डिवाइड करके मार्केट प्राइस पर शेयर को अर्निंग पर शेयर के साथ। ये हेल्प करता है इन्वेस्टर की कि आप स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है ये जानने में और उस बेसिस पे डिसीजन लेने में। फिर डिविडेंड यील्ड भी होता है, ये एनुअल डिविडेंड, दिस इज एनुअल डिविडेंड पे बाय कंपनी, डिवाइडेड कर देते हो आप इसको मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक से, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी, इसको भी यूज़ कर सकते हो, ये मेजर करता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे है। नेट इनकम को शेयर होल्डर इक्विटी के साथ क्या है, कंपेयर करता है। फिर डेट टू इक्विटी रेशो भी है, ये रेशो शो करती है कि कितना डेट कंपनी ने लिया अगर कंपेयर करें उसकी इक्विटी के साथ। फिर प्राइस टू बुक रेशो भी आता है, ठीक है, तो प्राइस टू बुक रेशो कैलकुलेट किया जाता है डिवाइड करके मार्केट प्राइस पर शेयर को बुक वैल्यू पर शेयर के साथ। फिर इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक एनालिसिस भी कर सकते हो, ये हमने अभी पढ़ा था। मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस भी देख सकते हो, ठीक है, मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो आप प्रॉपर देख सकते हो कितना एक्सपीरियंस है, क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, कैसे डिसीजन मेकिंग है उनकी। कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर सकते हो आप, ठीक है। तो इन समरी फंडामेंटल एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, मार्केट कंडीशन कैसी है, और अलग कुछ क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी देखते हैं, ठीक है। और फिर इसके बेसिस पे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो स्टॉक है वो फेयरली प्राइस्ड है कि नहीं है, ठीक है, और बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए।
फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आया वही रिस्क बता दो और कैसे आप इसको मेजर कर सकते हो। तो हमने रिस्क पढ़ लिया था एंड टाइप्स पढ़ लिया हमने, सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क और अदर टाइप ऑफ रिस्क। टेक्निक्स हमने पढ़ ली हैं ये सारी की सारी, ठीक है, उस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट हुए हैं, आपको यहाँ से ये पता लग रहा होगा, ठीक है। तो अगर किसी को ये नोट्स चाहिए तो नोट्स पेड होते हैं, अगर किसी को बाय करने हैं तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। फिर देखो आपको नेक्स्ट पूछा है डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर्स बताओ, ठीक है। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स में ये क्वेश्चन है नया, तो इसको हम करते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। तो देखो टेक्निकल इंडिकेटर्स वो टूल्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट में प्राइस ट्रेंड और पैटर्न को एनालाइज करते हैं, ठीक है। ये इंडिकेटर्स पास्ट प्राइस मूवमेंट और वॉल्यूम डाटा के बेसिस पे बनाए जाते हैं। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स इन्हें यूज़ करते हैं फ्यूचर की जो मतलब फ्यूचर में प्राइस डायरेक्शन को देखने के लिए और प्रिडिक्ट करने के लिए। ये इंडिकेटर्स हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में और मार्केट के ट्रेंड को समझने में, ठीक है। तो देख लेते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज प्राइस ट्रेंड को स्मूथ करते हैं। ये एवरेज प्राइस होता है जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट किया जाता है। ये शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशंस को स्मूथ करते हैं और लॉन्ग टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करते हैं, जिसके अंदर सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। तो सिंपल मूविंग एवरेज में बोल रहे हैं ये एवरेज है जो एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के क्लोजिंग प्राइस को बताता है, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस का होता है। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये रिसेंट प्राइस को ज़्यादा वेटेज देता है, ठीक है, और थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव होता है। यूज़ की बात करें तो अगर प्राइस मूविंग एवरेज है जो वो क्या है, अगर जो प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर जा रही है तो ये अप ट्रेंड सिग्नल हो रहा है, और अगर नीचे जा रही है तो डाउन ट्रेंड सिग्नल को शो कर रहा है। फिर आता है आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है जो ये एक मोमेंटम ऑस्किलेटर है जो मार्केट के ओवरब्रॉट या फिर ओवरसोल्ड कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ये 0 से 100 के बीच में होता है, ठीक है। अब अगर तो जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ज़्यादा है 70 से, या फिर जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कम है 30 से, तो ये क्या शो करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ज़्यादा है 70 से तो ये ओवरब्रॉट कंडीशन को शो करता है, एंड अगर जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो कम है 30 से तो ये ओवरसोल्ड कंडीशन को शो करता है, ठीक है। यूज़ की बात करें तो अगर जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है 70 के ऊपर है तो मार्केट ओवरब्रॉट हो सकता है, ठीक है, और अगर 30 के नीचे है तो वो ओवर सोल्ड हो सकता है। फिर है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। तो इसमें क्या है, इसमें बोल रहे हैं कि ये एक ट्रेंड MACD एक ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर है, ठीक है, जो 12 पीरियड EMA और 26 पीरियड EMA का डिफरेंस दिखाता है, ठीक है। इसका यूज़ ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट को आइडेंटिफाई करने में किया जाता है, ठीक है। तो इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि आपके बुक में दिए हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं दिए हैं, तो आपके बुक में जो दिए हैं आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे एवरेज ट्रू रेज देख ले तो ATR मेजर करता है प्राइस की वॉलेटिलिटी कितनी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें ऑन बैलेंस वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर है जो कंपेयर करता है प्राइस की मूवमेंट उसके वॉल्यूम के साथ साथ, ठीक है। उसके बाद एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम इंडिकेटर मेजर करता है मार्केट बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी कितनी है। हाई वॉल्यूम मीन्स मोर एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, जिसे फिर यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेंड। तो समरी में देख ले तो जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं इसे यूज़ किया जाता है अंडरस्टैंड करने में मार्केट प्राइस मूवमेंट और ट्रेंड्स को। ये इंडिकेटर्स हेल्प करते हैं ट्रेडर्स की अंडरस्टैंड करने में मार्केट की कंडीशंस को, एंड ट्रेडिंग डिसीजन लेने में भी इनकी हेल्प होती है, मतलब इनसे हेल्प होती है हमारी। तो कुछ ऐसे हमने इंडिकेटर्स पढ़े हैं, आप इसमें अकॉर्डिंग 4-5 कर सकते हो, या फिर आपकी बुक में जो दिए हैं, ठीक है, जो मेंशन्ड है वो आप कर सकते हो। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स, होप आपको समझ आए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, शेयर करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। इससे पहले जो क्वेश्चन आंसर्स हमने किए हैं उनको भी देखो। आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन चाहिए, अगर वो इस चैनल पे कवर नहीं हुआ तो आप इसी वीडियो के कमेंट में लिख सकते हो। टेलीग्राम से जुड़ जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।